और रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ आकर अपनी बातों को पूरे देश तक पहुँचाते हैं। आज इसी बीच शंभू जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कवि हैं और ये कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवियों के बारे में ये माना जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिनकर की भूमि से लेकर कई ऐसे देश में कवि हुए जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र को एक इंटरनल ऑडिट के रूप में अपने कविता के द्वारा लोगों को जगाया। आपातकाल के दौरान भी कई ऐसे कवि हुए जिन्होंने लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सजग किया। आज हम इसी मुद्दे को लेकर इनसे कुछ बात करेंगे, क्योंकि इनकी कविता लोगों में दिनकर की उन बातों को याद करवाती हैं, कभी कई ऐसे कवियों के उन मैसेज को आगे पहुंचाती हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि जो आज के कवि हैं वो कवि इस लोकतांत्रिक मूल्य को क्यों अच्छी तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, जनता के दर्द को उन कवियों को क्यों नहीं दिखाई देता। और ये जो कहा जाता है कि फिल्म इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी, आज इस तरह से कई सारे ऐसे फिल्म देश में आ रहे हैं, तो आप एक कवि होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कवियों पर आपने आरोप लगाया है कि कवि इस समय क्या कर रहे हैं, दरअसल मीडिया नेताओं के पीछे भागती रहती है। आज जिस कार्यक्रम में हम आए थे वहाँ पे कम से कम आपने खुद देखा कि 50 से अधिक मीडिया हाउसेस कम से कम थे जी। कवि के पास कितनी मीडिया है? नहीं, और लोग भी तो आए ना। एक आए। हाँ। एक लोग आप, हाँ। इसके अलावा तो कोई नहीं आया। नेताओं का इंटरव्यू लेकर के आप चले गए, आप बाकी सब चीज़ें लेकर के चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दरअसल ना कवि का काम है अकेले, ना अकेले मीडिया का काम है, ये संयुक्त काम है। आज की तारीख में भी कविता जो है, आप चाहे लोकसभा देखिए या राज्यसभा देखिए या कहीं विधानसभा देखिए, हर सत्र में किसी न किसी कवि की कोई न कोई पंक्ति कोट की जाती है। और कविता इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि हम कभी भी कहीं भी इसको रिप्रेजेंट कर दें। आज से कितने सालों बाद, लगभग 600 साल पहले रामचरितमानस लिखी गई, फिर इसके बाद कृष्ण ने जब बात कही, कितना पुरानी बात थी, वो सब चीज़ अब जा कर के दिनकर अब रहे नहीं, लेकिन उन्होंने कब ये सब बातें। कवि का मूल्यांकन उसके समय में होना बहुत कठिन है, उसका मूल्यांकन उसके बाद ही होता है। और यह 1-2 सदी बीत जाती है कि उसने क्या कहा, कैसे कहा। लेकिन आजकल एक आधुनिक युग है, अत्याधुनिक युग है। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे मैं आज अभी कोई बात कहता हूँ और अगले 10 सेकंड बाद हो सकता है कि वो बात वायरल हो जाए, वो बात जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की, समाज की बात करे। और अगर हम फिल्म की भी बात करें तो जैसे कश्मीर फाइल की आपने जिक्र किया, तो ऐसे कवियों ने भी इस समय पर, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने अपने सोशल मीडिया पर जिस समय हमारे ही कवि कुल के बड़े कवि मुनव्वर राणा ने कहा कि इस देश में 100 करोड़ जो है वो जानवर है, 30 करोड़ इंसान, मैंने उसी टाइम कहा कि जीवन में कुछ भी घट जाए लेकिन मैं मुनव्वर राणा जी के साथ स्टेज शेयर नहीं करूँगा। कितने मीडिया ने इसको दिखाया? नहीं दिखाया। फेसबुक के लोगों ने लेकिन इसको खूब सराहा। एक पोस्ट जो 1 लाख से ज़्यादा लाइक पा गया, तो निश्चित तौर से कवियों की बात भी पहुँचती है, सबकी बात पहुँचती है। तो इस तरह की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। देश में अभी जो माहौल चल रहा है वो वीर रस के कवि अब कम होते जा रहे हैं, प्रेम रस की कविता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। आप जैसे लोग वीर रस के कवि के लिए जाने जाते हैं, वीर रस के कवि के ऊपर देश में किस तरह की एक ज़्यादा जिम्मेदारी बन गई है? नहीं, देखिए, जब माहौल अच्छा रहता है तो प्रेम करेगा आदमी जी। जब माहौल ख़राब होगा तभी तो वो वीर रस की बात करेगा जी। अभी माहौल बहुत अच्छा है, सब प्रेम कर रहा है, इसीलिए सब प्रेम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि प्रेम को जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है आज सोसाइटी में, जी, आप देखेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा ये कह रहा है कि देश में 8000 से ज़्यादा रेप हर साल होते हैं। तो ऐसे में कवि के ऊपर ये ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि वो प्रेम को नए तरीके से परिभाषित करे, जिससे कि ये जो हैवानियत का जो दृष्टि है, जो प्रेम को एक हैवान की दृष्टि से लोग देख रहे हैं, और इस तरह की घटना देश में हो रही हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक तरीके से बेदाग धब्बा है जो मिट नहीं सकता। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कविता के द्वारा, एक कवि होने के नाते, क्योंकि कवि को भी पत्रकार ही माना जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं देश को एक बहुत बात ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ समझ के चलिए,
दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो है मिली जुली संस्कृति का देश है। इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, पारसी, सभी के संयुक्त विकास से ही देश आगे बढ़ेगा। तो मैं बस इतना भर कहना चाहता हूँ अपने प्यारे देशवासियों से कि देश में सांप्रदायिकता और सौहार्द का माहौल बना रहे, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे और अफवाहों पर ध्यान कम देकर देश के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें 72 करोड़ पुरुष हैं और 67 करोड़ महिलाएं हैं। महिला अधिकारों को लेकर देश में हमेशा चर्चा होती रहती हैं और महिला अधिकारों को लेकर कई सारे एजेंसी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में महिला अधिकार पूरी तरीके से माना जाए तो पश्चिमी देशों की तरह हमारे देश में महिला अधिकारों में बहुत कुछ होना बाकी है। एक कवि होने के नाते महिला अधिकार से तो आपने कैसे कह दिया ये? इसका क्या मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका कोई आंकड़ा ही नहीं है। इसका आंकड़ा आप बताइए, अमेरिका में एक भी महिला प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनी है? नहीं, महिला अभी कैंडिडेट तो थी, कैंडिडेट होने से क्या होता है? नहीं बन पाई, लेकिन बनेंगे। हरा दिया ना। कैंडिडेट होने से क्या होता है? ये मापदंड नहीं हो सकता। हमारे क्या मापदंड होना चाहिए? मापदंड ये होता है कि जो महिला अधिकारों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है, तरह के आरोप ये भी पता करना है। देखिए, ऐसा है, भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं। अमेरिका को आज़ाद हुए 200 से ज़्यादा वर्ष हुए हैं। आप लगभग 600-700 सालों की गुलामी में आप लोग रहे। हम जब महिला अधिकारों की बात करते हैं तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि महिला अधिकार है क्या। क्या क्लब में जाकर बीड़ी सिगरेट का धुआं उड़ाना और जाम छलकाना इससे महिला सशक्तिकरण होगा, या फिर जिस मूल्यों की हम बात करते हैं उससे महिला सशक्तिकरण होगा? आपको पता है, इंग्लैंड तक में जो कहता है कि हम डेमोक्रेटिक थे, वहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार तक नहीं था। यहाँ पर तो महिला अधिकार ठीक है, महिला ये पुरुष प्रधान समाज है, इसको मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ, आप भी अपने परिवार में जानते होंगे, अब हमारे परिवारों में महिला जब बड़ी होती है, जो बुजुर्ग होती है, उनकी बात सबसे ज़्यादा सुनी जाती है बजाय कि किसी पुरुष की बात सुनी जाए। छोटे बड़े चीज़ों में उनकी राय ली जाती है। समाज की कुछ विसंगतियां हैं, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन पश्चिमी से कंपेयर ना करें। पश्चिम बिल्कुल गया गुजरा है। वहाँ पर आप सोचिए, एक महिला की 10-10, 20-20 शादी हो जाती है। यहाँ पर एक महिला जो है और एक जो अपने पति और वो फैमिली लाइफ, भारत की वैल्यू दुनिया में क्यों है? क्योंकि परिवार की वैल्यू है। आपको पता है अमेरिका का सिटीजनशिप कैसा होता है? 2% अमेरिकन, 2% जर्मन, क्योंकि उसका बाप वो था, उसकी माँ वो थी, 4% कनेडियन, 10% पाकिस्तानी। मतलब अगर 10 आपकी वो है, तो जैसे मेरा मान लीजिए कि भाई मैं अमेरिका में रह रहा हूँ और मैं बिहार का हूँ, तो मेरे पास 50% बिहार की नागरिकता हो गई, 50% अमेरिका की हो गई। ये वहाँ का तरीका है। लेकिन मेरा जो बच्चा होगा उसके पास क्या होगा? उसके पास 25% बिहार का होगा, 25% अमेरिका का होगा और 50% जो उसकी माँ का होगा। अब उसकी माँ का मान लीजिए कि 2-3 नागरिकता है। तो नागरिक अधिकार और उसमें होने वाली वृद्धि और उसके होने वाले काम, इन सब से पश्चिमी से तो बिल्कुल भी भारत को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर महिलाओं के स्वयंवर की परंपरा थी, वो खुद अपना पति चुन सकती थी। और यह सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजमहलों में था कि जी राजमहलों में ऐसा हो रहा है या राजा की बेटियाँ कर रही है। हमारे कबीलों में अभी तक आप जाइए, आपको रावण को क्यों रावण कहते थे? क्योंकि उसकी माँ का नाम रावणी था। वो मातृकुल को मानने वाला व्यक्ति था। उसके यहाँ पे कुल पिता के नाम से नहीं चलता था, उसका कुल माता के नाम से चलता था। बहुत सारी विसंगतियां बीच में, हम इतने दिन गुलाम रहे, हम बचे रह गए, यही बहुत बड़ी बात है। हम फिर से स्वर्णिम की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल का आधार यह था कि अभी देश में आपने कुछ देर पहले कहा कि प्रेम का माहौल है, और आज हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में इतने तलाक के मामले आ गए हैं जो देश की न्यायिक प्रक्रिया पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो परिवार नाम की संस्था और ये प्रेम का जो आलाप रहा है, जो सभ्यता और संस्कृति रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, वो आज पारिवारिक मूल्य टूट रहा है। मतलब लोग परिवार को अलग तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। ये कैसे होगा? पहली बात तो एक चीज़ समझ के चलिए कि कोर्ट में केस है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। भाई कोर्ट में हो सकता है लाखों केस पेंडिंग हो, तलाक के केस पेंडिंग हो, लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि हमारा जो वैवाहिक पुरानी परंपरा थी, क्या आपके दादा दादी में कभी तलाक की बात भी आई? माता पिता में आई? क्यों? क्योंकि हमारी जो पुरानी परंपरा थी उसमें आदमी जो है जा कर के दूसरे परिवार के साथ संबंध जोड़ता था,
परिवार से परिवार का संबंध जुड़ता था, एक दूसरे से संबंध नहीं जुड़ता था। जब पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करने से कि मैंने अपनी तरफ से महिला को देखा, मैंने पसंद कर लिया और अपने बाप को बता दिया कि जी मैं तुझसे शादी करूंगा, उसने बता दिया, उसके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है। अगर मेरे पिताजी मेरे लिए तय करेंगे तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं लड़की को छोड़ दूं, या उसके पिताजी करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आदमी एक दूसरे को समझेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय मूल्य टूटे तभी परिवार टूट रहा है, जो आप कह रहे हैं। अगर भारतीय मूल्य की वापसी हो तो परिवार टूटने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, देश में 35 वर्ष से कम आयु के लोग लगभग 70% हैं। तो इस तरह का जो ये कल्चर और सिविलाइजेशन पे जो ये एक तरह से सांस्कृतिक आपातकाल का दौर चल रहा है, ऐसे में उन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे अपने कविता के द्वारा कि वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को? इसमें भी मैं आपको कैसे लग रहा है कि संस्कृति को चल रहा है भाई? ये एक लड़का खड़ा होता है माइक पर, खड़ा होता है, वो माइक पर खड़ा होकर के बिना मतलब में भैंस चरा रहा है, और भैंस चराते चराते वो जो है वो एक कोई गाना गा देता है चांद जैसा मुखड़ा लेके, और इतना वायरल हो जाता है। एक आदमी वो कांचा बादाम बेच रहा है, कैसे आपातकाल आ सकता है? अभी तो सही समय है आपके कल्चर को प्रमोट करने का। सही दरअसल क्या है सर, हम लोग ना दिल्ली, बम्बई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसी को कल्चर समझने लगे हैं। जरा दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर जाके देखिए, अभी भी महिलाएं जब धान काटती है तो वो गाने गाती है। वो जरूरी नहीं है कि वो भोजपुरी में गाए, मैथिली में गाए, वो अवधी में गाती है, वो ब्रज में गाती है। अभी भी जो पुरुष है जब वो छप्पर डाल रहे होते हैं या घर बना रहे होते हैं तो अभी भी भगवान का भजन चलता है, अभी भी चीज़ें जो है उस रूप से चलती है। हम दिल्ली को कल्चर ना माने कि दिल्ली में रह रहे हैं तो हम कल्चर्ड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक बहुत ही अजीब सी बात आपको बोलूँगा, मैं आपको कहूँ कि मैं हगने जा रहा हूँ तो आप कहेंगे असभ्य है, और मैं कहूँ कि मैं अपने बच्चे को हगीज पहनाऊँगा तो वाओ आई एम सो कल्चर्ड। मतलब कि भाषा की जो दोहराव है इसने हमें अलग कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये समय एक्चुअली पता क्या है, ये समय है सर कि हम अपनी संस्कृति और अपने रूट को पहचानें, हम अपनी भाषा को पहचानें, अपने संस्कारों को पहचानें। अगर हम अपने बच्चों के सामने चाहते हैं कि वो हमारा बुढ़ापा ढंग से बीतने दे, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने माँ बाप का सेवा करें। वो देखेंगे तभी तो वो हमारी सेवा करेंगे। वो देखेंगे कि हम साला हमारा बाप रह रहा है वो वृद्धाश्रम में और माँ रह रही है वृद्धाश्रम में, और हम बच्चों को कहेंगे तुम संस्कारी बनो, ये नहीं चलेगा। ये सब पश्चिमी संस्कृति की देन है, ठीक हो जाएगा। युवाओं के लिए 4 पंक्ति, और ये आखिरी होगा जो आप युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं। युवाओं से देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैं 4 पंक्तियों में आपसे कहना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी पंक्तियाँ हैं, और वो पंक्तियाँ ये है कि खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। बस आप यही करते रहिए। आप देखिए, मैं एक आखिरी बात आपसे कहता हूँ, आप कहते हैं कि लोगों को मौका नहीं मिलता है। अभी 3 दिन पहले एक लड़का दौड़ रहा था सुबह सुबह, एक वीडियो उसकी बना करके डाल दी, आज कितने लोग उसकी सेवा के लिए, उसकी मदद के लिए आगे आ गए। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पूरा देश आपके साथ है। कवियों की पाठशाला में कवि के द्वारा दिए हुए वह मोटिवेशन जो देश के युवाओं के लिए समर्पित है। वीडियो टीम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।